हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। सो आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल वर्ल्ड पर। जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था हमारा 4th चैप्टर हिस्ट्री का, सो हम लोग वही कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने 2 पार्ट बना लिया इस वीडियो का, ये 3rd पार्ट है और हम लोग इसमें आगे के टॉपिक्स देखेंगे। हम लोग ने पिछले टॉपिक्स में स्तूपा पढ़ा था, व्हाट इज स्तूपा, हाउ वर स्तूपाज वर बिल्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। मैंने आपको ये बताया था, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सो आफ्टर दैट डिस्कवरिंग स्तूपाज, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। आप लोग एक गौर करिए एक बात पर कि सांची का जो स्तूपा है वो बचा हुआ है, वहीं एक अमरावती का स्तूपा है वो नहीं बचा हुआ है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? कोई कारण तो होगा ना उसके लिए, क्यों एक स्तूपा एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा नहीं। सो वही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा क्या भाग्य में था। द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, भाग्य जो है इन दोनों की डेस्टिनी, जो इन लोग की भाग्य थी वो दोनों अलग अलग कैसे हो गई, कैसे अमरावती टूट गया, रूइंड हो चुका और कैसे ही सांची बचा हुआ है। सो हम लोग शुरू करते हैं। 1796 की बात है। कारण हम लोग पता करते हैं कि क्या है। लोकल राजा था वहाँ का, हु वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल, जो कि एक मंदिर बनाना चाहता था। स्टम्बल्ड अपॉन द रूइंस ऑफ द स्तूपा ऑफ अमरावती, ही डिसाइडेड टू यूज़ द स्टोन। उसने क्या किया ना, वो अमरावती के स्टोन्स का यूज़ करने लगा। आप लोग समझ रहे, जैसे वो अमरावती स्तूपा थी, उसने क्या किया, स्तूपा का ही स्टोन यूज़ करके वो टेम्पल बिल्ड करने लगा। अब जाहिर सी बात है, वो अगर स्टोन यूज़ करेगा तो धीरे धीरे रूइंड हो जाएगा वो स्तूपा। तो फर्स्ट रीज़न हम लोग को ये दिखता है कि यहाँ कुछ राजा की गलती है, जिसकी वजह से अमरावती धीरे धीरे रूइंड करना शुरू हुआ, ख़राब होना शुरू हुआ। और वहीं पे हम लोग ने पढ़ा था कि जो सांची है वो बचा रहा किसकी वजह से, वहाँ की जो शाहजहाँ बेगम है, उन्होंने बहुत ढेर सारे एफर्ट डाले तब वो बचा रहा। तो ये राजा का इसमें कमी नज़र आता है। दूसरा कारण था द रिपोर्ट्स ऑफ कॉलोनल कोलिन मैकेंजी वॉज नेवर पब्लिश्ड। वहाँ पे एक हिस्टोरियन आए थे, कॉलोनल कोलिन मैकेंजी आए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी पूरे, उन्होंने एक अमरावती पर रिपोर्ट बनाई, तैयार की थी। वो रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली कभी क्या हुआ, छपा ही नहीं, पब्लिश्ड ही नहीं हुआ। उन्होंने इसके कैसे वो रूइंड हो रहा है, वो रूइंड हो चुका है, उसके बारे में रिपोर्ट बनाई, लेकिन वो पब्लिश ही नहीं हो पाया। तो दूसरा कारण ये नज़र आ रहा है हम लोग को। नाउ 1854 की बात है। वॉल्टर अलाइट जो कमिश्नर थे गुंटूर के, ठीक है, पहले तो हम लोग ब्रिटिश शासन ही था, तो गुंटूर के वो कमिश्नर थे। उन्होंने अमरावती विज़िट किया और उन्होंने एंड टुक स्कल्पचर एंड टेक देम अवे, उन्होंने वहाँ के स्कल्पचर्स को लिया और अपने साथ लेके चले गए। एज वी नो, जैसे कि पहले के लोग इंडिया के जो भी अच्छे अच्छे चीज़ें थे वो लेकर जाना चाहते थे। जैसे हम लोग सांची को ही देख लीजिए, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो वैसे इन्होंने भी क्या किया, आंध्र प्रदेश गुंटूर के कमिश्नर ने वो अपने साथ लेके गए। मार्बल्स थे वहाँ के, वो मद्रास लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? मद्रास लेके, उन्होंने मद्रास उसको भेज दिया। तो तीसरा कारण नज़र आता है। फोर्थ रीज़न इज़ दैट इन 1850 जो स्लैब्स थे अमरावती के, वो कहाँ चले गए, जो एशियास्टिक सोसाइटी थी बंगाल की, वहाँ पे इवन लंदन भी गई थी। ओके, 1850 में जो स्लैब्स थे अमरावती के, जैसे वो एक कुछ मद्रास गई, गुंटूर के कमिश्नर ने भेजा, तो कुछ लंदन और बंगाल में भी गई। फिफ्थ रीज़न इज़ दैट द स्कल्पचर अडॉर्निंग द गार्डन ऑफ ब्रिटिश एडमायरेटर्स। जो स्कल्पचर्स थी, मतलब कि जो अमरावती की स्कल्पचर्स थी, वो क्या हो रही थी, वो अपने जगह पे अपनी शोभा नहीं बढ़ा रही थी, उस जगह की शोभा नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटर के गार्डन की शोभा बढ़ा रही थी। समझ रहे हैं, गार्डन में वो लगी हुई थी, लोगों ने उसे गार्डन में एक सजावट की वस्तु के रूप में सजाया हुआ था। तो वो क्या होगा, वो रूइंड ही होगा। धीरे धीरे सब लोगों ने, किसी ने स्टोन निकाल लिया तो किसी ने स्लैब्स निकाल लिए, किसी ने स्कल्पचर उठा लिया, तो क्या होगा, वो रूइंड ही होगा। सो बाई रूइंड हो गया, वो धीरे धीरे खराब हो तो चला गया।
नाउ न्यू ऑफिशियल्स, अब मान लीजिए जो ये ऑफिशियल्स थे, मान लीजिए ये लोग उठा ले गए। अब क्या हुआ, जो नए नए ऑफिशियल्स आ रहे थे, जनरेशन बाई जनरेशन धीरे धीरे नए नए भी आते थे, नए नए आते थे, पुराने जाते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी स्क्रिप्चर उठाना ही शुरू कर दिया, जैसे कि वो उन्हीं अपने पहले वाले के जैसे ही काम कर रहे थे। ये नहीं कि कुछ अलग करें या ना करें, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने भी सेम काम किया। उन्होंने रिमूव करना शुरू कर दिया स्कल्पचर वहाँ से, जैसा कि पहले के ऑफिशियल करते आए थे। तो ये भी बहुत एक बड़ा कारण था। तो हम लोगों ने कुछ 6 कारण देखे, क्या क्या कारण थे इससे अमरावती रूइंड हो गई। ना एच कोले जो थे वो थे आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई उठा के लेके चला जाए। वो कह रहे थे, इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड डिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ एंशिएंट आर्ट। उन्होंने कहा कि ये एक सुसाइडल और लूटेड पॉलिसी, मतलब ये किसी कंट्री के जो मान है, जो इसकी एक सर्वोच्चता प्रदर्शित करती है। हम इंडिया के धरोहर को लोग क्या कर रहे थे, ऐसे लूट के उसको सुसाइड करके, उसको कह सकते हैं ना, उसको मार दे रहे थे और उसको लेके चले जा रहे थे। तो ये बहुत ही गलत पॉलिसी है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू था आर्कियोलॉजिस्ट एच कोले का, और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया किसी भी कंट्री के किसी एंशिएंट आर्ट को, जो कि उसकी धरोहर हो, उसको कोई ऐसे लेके जाए। और वो जो है, उन्होंने ही आइडिया दिया कि हम लोग को, अगर आप लोग को ये पसंद तो आप उसकी प्लास्टर कास्ट बनवा लो, जैसा सांची का हुआ। शाहजहाँ बेगम ने जैसा कहा कि भाई आप प्लास्टर कास्ट बनवाइए और लेके जाइए आप, लेकिन मैं इसकी असली नहीं ले जाने दूँगी। तो वही इनका ही आइडिया था एच कोले का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आइडिया जो है वो अमरावती के ऊपर लागू नहीं हो पाया। ही सजेस्टेड दैट वी शुड यूज़ प्लास्टर कास्ट रेदर देन ओरिजिनल वन। इन्होंने ही बताया, इन्होंने ही सजेस्ट किया कि हम लोग को हर चीज़ का जो आप ले जाना चाहते हो, स्कल्पचर, स्लैब, स्टोन, सबका आप प्लास्टर यूज़ करो, प्लास्टर कास्ट बनवा लो, लेकिन ओरिजिनल मत लेके जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी बात नहीं सुनी गई और यही कारण था कि रूइंड हो गया अमरावती। लेकिन यही चीज़ शाहजहाँ बेगम ने मानी और सांची पे इम्प्लीमेंट भी किया, अपनाया भी, जिससे सांची बची रह गई। ठीक है, और आज भी है इवन। सो एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ कोलाइडिंग ऑफ अमरावती। और यही सब कारण, ये जो 6 कारण मैं आपको बताई हूँ, ये आप नोट डाउन करिए। और ये 6 रीज़न्स थे जिसकी वजह से अमरावती का फेट उसको बुरी दिशा में ले गया, उसको रूइंड कर दिया। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। सो यही कारण था। नाउ द सेकेंड टॉपिक जो है वो स्कल्पचर है। स्कल्पचर्स जो है सुंदर होते ही हैं, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। ये बहुत ही सुंदर होते हैं और एलिगेंट होते हैं, और हर लोग इनको चाहता है अपने साथ लेके जाना, अपने पास रखना, अपना बनवाना खुद का। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे स्तूपाज और ट्रांसपोर्ट होते गए। यूरोप चले गया, कोई लंदन ले गया, कोई इंडिया में ही ले गया, लेकिन उसको उसकी जगह से लेके लोग चले गए। ये जो है ब्यूटीफुल और एलिगेंट होते थे, इससे लोग अट्रैक्ट होते थे और इसको लेके चले जाते थे। तो हर लोग चाहेगा, जो देखता था इसको, वो हर लोग चाहेगा कि मेरे पास भी काश ये हो। तो लोग इसको क्या करते थे, तो उठा के लेके चले जाते थे। नाउ हम लोग इस तरह के कुछ स्कल्पचर्स को क्लोजली देखते हैं। ठीक है, क्लोजली देखते हैं हम लोग स्टोरीज इन स्टोन। नाउ इसका जो पहला टॉपिक है वो है स्टोरीज इन स्टोन। स्कल्पचर पे देयर आर मैनी स्टोरीज डिपिक्टिंग ऑन देम। स्कल्पचर पे कई स्टोरीज़ डिपिक्ट होती हैं। स्कल्पचर पे स्टोरीज़ लोग लिखवाते हैं, वहाँ की कुछ कथाएं लिखवाते हैं, कुछ जो भी उस समय प्रिवेलेंट हो मेन वो लिखवाते हैं वो लोग। तो स्टोरीज़ ही क्या थी उस समय। इफ़ यू सी द फिगर, अगर आप लोग फिगर देखें तो आप लोग को समझ में आएगा कि आर द सीन्स ऑफ विलेज थैच्ड हाउसेज एंड ट्रीज। तो इसमें हम लोग को विलेज और छप्पर वाले घर और पेड़ देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो छप्पर वाले घर, पेड़, यही सब हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। सम सेज दैट इट इज़ द सीन ऑफ वेसांतरा जातका। कुछ लोग कहते थे कि ये वेसांतर जातक, हाँ, ये उसकी कुछ कहानियाँ हैं जिसमें क्या हुआ था, एक प्रिंस था। इस वेसांतर जातक की कहानी क्या है, इसमें एक प्रिंस था, राजा था,
ठीक है, जो कि पिनांसी चाहता था, जो कि हर कुछ छोड़कर, वो पूरा दुनिया छोड़कर संन्यास लेने के फिराक में था, और वो सब धन संपत्ति ब्राह्मण को दे देता है। वो फॉरेस्ट में अपने बच्चे, अपने वाइफ के साथ चला जाता है। तो ये कहानी यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। पेड़, थैच हाउस मतलब होता है छप्पर के घर, ठीक है, गांव, ये सब दिखाने के द्वारा इस सब स्टोरीज़ को यहाँ पर डिपिक्ट की गई है, जैसा कि हम लोग फिगर में देखें। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग इफ़ यू कंसीडर करें तो स्कल्पचर वाज स्टडीड बाय कंपेयरिंग विद टेक्सचुअल एविडेंस, कि हम लोग अगर देखें तो इसको वेशांतर जातक से कंपेयर किया गया है इस स्कल्पचर को। तो हिस्टोरियंस जो थे वो ऐसे स्कल्पचर को देखकर नहीं आभास कर लेते थे कि यार ऐसे होगा, नहीं, पहले कुछ और एविडेंस ढूंढते हैं, तो टेक्सचुअल एविडेंस से कंपेयर करते थे, उसके बाद किसी नतीजे पर ये पहुंचते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ द सिंबल ऑफ वर्शिप। अब जो है सिंबल, अब हर एक स्कल्पचर पे कुछ प्रोमिनेंट एमिनेंट सिंबल बने रहते हैं। तो वो सिंबल क्या थे? एट दैट टाइम स्कल्पचर्स डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। हम लोग बुद्धा की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उस समय बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म के रूप में नहीं शो किया जाता था। ठीक है, उनको सिंबल में शो किया जाता था। सिंबल उनका, जैसे उनका चक्र है, व्हील वाला है, उनको ट्री के नीचे बैठा दिया, तो इस तरह के सिंबल्स से उनको शो आउट किया जाता था। सो इसीलिए पहला जो फिगर है हम लोग देख सकते हैं, ये फिगर हम लोग को शो कर रहा है कि बुद्धा मेडिटेटेड अंडर ट्री। ये फिगर जो हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि बुद्धा जो है वो ट्री के नीचे मेडिटेशन कर रहे हैं। ट्री दिख रही है हम लोग को और ये मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये हम लोग को दर्शाता है कि बुद्धा मेडिटेशन कर रहे हैं, एनलाइटमेंट प्राप्त कर रहे हैं ट्री के नीचे बैठकर। ठीक है, नाउ सेकेंड, दिस शोज महापरिनिब्बाना। दिस शोज महापरिनिब्बाना। ओके, दिस शोज दैट बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट sermon देयर। ये जो फिगर है ये शो करता है कि बुद्धा से पहला सरमन दे रहे हैं। ये जो है फिगर जो है वो शो करता है कि बुद्धा अपना फर्स्ट सरमन कहाँ? सारनाथ में दे रहे हैं। ये फिगर जो आपको हम लोग अगर देखा जाए, ये व्हील वाला फिगर देखा जाए, तो ये फिगर जो है हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें व्हील है धर्म का, और बुद्धा जो है वो मैसेज दे रहे हैं, पहले अपना प्रीच दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये दिस सोज, ये सेकेंड वाला, सॉरी ये मैं भूल गई, दिस सोज महापरिनिब्बाना। ये हम लोग को महापरिनिब्बाना दिखा रहा है। महापरिनिब्बाना का मतलब जो है एक तरह से स्तूपा, द वर्शिपिंग ऑफ स्तूपा। वर्शिपिंग ऑफ स्तूपा मतलब लोग जो है वर्शिप कर रहे हैं स्तूपा की। एज वी नो कि स्तूपा किसी के याद में, किसी बुद्धा के कुछ जगहों पे बनाया गया था, तो स्तूपा उसी की लोग पूजा कर रहे हैं, तो इसको ही महापरिनिब्बाना कहा गया। ये फिगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे महापरिनिब्बाना शो किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फॉर नोइंग ऑल हिस्ट्रीज मेड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम। और ये सब जानने के लिए हिस्टोरियंस बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और तब जाके ये लोग इस ट्रेडिशन को, उस समय क्या प्रिवेलेंट था उसको जान पाते हैं। ठीक है, सो पॉपुलर ट्रेडिशन उस समय क्या था? दिस इज़ शलभंजिका। इट इज़ रिगार्डेड एज ऑस्पिशियस सिंबल एंड इट इज़ यूज्ड एज डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। ये फिगर हम लोग देख सकते हैं कि एक लेडी है, वो स्विंग कर रही है, तो इसको शलभंजिका कहा गया है, और ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही कीमती कह सकते हैं मूर्ति है। हाँ, और इसको जो है स्तूपास में डेकोरेशन के तौर पर भी लगाया जाता था। ठीक है, इसको डेकोरेशन के तौर पर भी यूज़ किया जाता था। और ये झूला झूल के स्विंग करती हुई गेट पे, मेन गेट पे स्तूपा के स्विंगिंग करती हुई इनको दर्शाया जाता था। ये शलभंजिका इनको माना गया है। नाउ एनिमल्स वर ऑफन यूज्ड एज सिंबल ऑफ ह्यूमन। हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि एनिमल्स मतलब एलिफेंट है। यहाँ पे एलिफेंट हम लोग शो आउट कर रहे हैं, और एलिफेंट को यहाँ पे स्ट्रेंथ और विजडम का स्वरूप माना गया है। एलिफेंट यहाँ हमको ये दर्शाता है कि एलिफेंट इवन एनिमल्स को भी
किसी न किसी रूप में उनको भी दर्शाया जाता था उस समय स्कल्पचर में। तो यहाँ पे हाथी को स्ट्रेंथ, शक्ति और चतुराई का चिन्हित मान के वह उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक एलिफेंट को इस हम लोग फिगर में देख सकते हैं, जो कि स्तूपा पे बनवाया गया होगा। नाउ दिस फिगर रिगार्डेड एज द मदर ऑफ बुद्धा माया। ये जो फिगर है जिसमें हम लोग देख सकते हैं एक लेडी है, उसके किनारे किनारे हाथी जो है अभिषेक कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो है इनको इन लेडी को बुद्धा की मदर माना गया, इनका नाम था माया। ठीक है, माया माना गया इनकी, बुद्धा की मदर को माया कहा गया है इनको। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिफेंट है वो किनारे से अभिषेक कर रहे हैं, मतलब उनको पवित्रकरण कर रहे हैं। ठीक है, सम सेज दैट शी इज़ गॉडेस गजलक्ष्मी। कुछ लोग कहते हैं कि ये गजलक्ष्मी है, जो पॉपुलर गॉडेस उस समय की थी, देवी थी उस समय की, उनको गजलक्ष्मी कहते थे, जो कि गॉडेस माना गया, गुड फॉर्चून, अच्छे किस्मत की देवी मानी गई हैं उनको गजलक्ष्मी। कुछ लोग कहते हैं गजलक्ष्मी है जो जैसे हर देवी की या हर एक देवता की कुछ सवारी होती है, तो इनको ये संबंधित थी, किससे? हाथी, एलिफेंट से संबंधित थी, इसीलिए एलिफेंट इनके किनारे किनारे अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू विल क्लियर नाउ। दिस वॉज अ मोटिव। ये एक सिंबल है, मोटिव है, जिसमें सरपेंट बना हुआ है, इसमें सरपेंट बना हुआ, सरपेंट मतलब स्नेक बने हुए हैं, जिसमें 5 इनके हेड हैं। एंड ये हम लोग को दर्शाता है कि यहाँ पे जहाँ पे ये स्तूपा बना है, स्तूपा पे ये जो स्कल्पचर की गई हैं, शिल्पकारी की गई है, यहाँ पर ज़रूर कोई एक यूनिक ट्री होगा, यहाँ पे सांपों की पूजा की जाती होगी। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, स्तूपा क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कुछ यूनिकनेस दिखी वो स्तूपा वहाँ पे बना दिया जाता है। यहाँ पे कहीं भी पवित्रता दिखी वहाँ पे मंदिर बना दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर सांप की पूजा होती होगी या कुछ यूनिक ट्री दिखा होगा, दैट इज़ वाई यहाँ पे सांप का हम लोग को एक मोटिव दिख रहा है। सिंबल में हम लोग देख सकते हैं कि सांप का मोटिव दिख रहा है। सो ये मोटिव हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सरपेंट की वर्शिप होती होगी। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बट दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम एन हिस्टोरियन जेम्स फेरुगसन। लेकिन ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है? ये स्टेटमेंट है जेम्स फेरुगसन, उन्होंने ये दिया है। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक हिस्टोरियन थे, जिन्होंने जो कि सांची को घूमने आए। इन्होंने एज वी नो हिस्टोरियंस क्या होते हैं, रिसर्च करने आते हैं, तो रिसर्च करने आए। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि इन्होंने ही कहा कि ये क्या यहाँ पे या तो पूजा की जाती होगी, लेकिन इन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं पढ़ा था। लेकिन इन्होंने बिना कुछ असली तथ्य जाने इन्होंने बस ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे पूजा की जाती होगी या कोई सरपेंट वर्शिप की जाती होगी। लेकिन इन्होंने ना कोई बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा, ना कोई एविडेंस तलाशा, बस इन्होंने ऐसे ही एक इमेज को देखकर एक अंदाज़ा लगा लिया और बोल दिया कि भाई यहाँ पे पूजा की जाती होगी। लेकिन उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होता होगा। ठीक है, सो इस वजह से इन्होंने एक बस अंदाज़ा लगाया था, तो हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। ये टॉपिक यहीं तक था। नाउ कुछ टॉपिक्स बचे रह गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। दिस इज़ एन एंड ऑफ दिस पार्ट, ये ख़त्म होता है यहीं पे ये पार्ट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर करिए जितना हो सके एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप आने वाले पार्ट्स को भी देखिएगा। थैंक यू।